आज का हमारा अध्याय है माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। यह अध्याय आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का चौथा अध्याय है। इस अध्याय में श्री विद्यासागर नोटियाल जी ने टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों के जीवन की समस्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, विस्थापित क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वहाँ रह रहे लोगों को वहाँ से हटाना। इस पाठ में माटी बेचने वाली औरत के जीवन का वर्णन किया गया है। इस कहानी में एक बूढ़ी हरिजन वृद्धा का वर्णन किया गया है। हरिजन जो नीची जाति का हो, वृद्धा बूढ़ी, जो घर घर में माटी पहुंचाने का कार्य करती है। माटी पहुंचाकर ही वह अपने जीवन का गुजारा करती है, अपने लिए रोटियां कमाती है। उसके घर में वह और एक उसका बूढ़ा पति है। उसका पति हमेशा बीमार रहता है। माटी बेचकर ही वह उन दोनों का पेट भरती है। माटी वाली, विद्यासागर नोटियाल जो इसके लेखक हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर, खोली मतलब झोपड़ी, ठीक है, छोटी सी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा यानी रखा, बोझ नीचे उतारा। ठीक है, क्या है? शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ला है और उस मोहल्ले में बना आखिरी घर है और उसमें एक झोपड़ी है। उसमें पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखा हुआ बोझ उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, ठीक है, मिट्टी से भरा एक कंटर क्या होता है? जो टिन का होता है, कनस्तर, या आम भाषा में जिसको पीपा कहा जाता है। मिट्टी से भरा एक पीपा उसने उतारा। माटी वाली, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक की जो टिहरी शहर है जहां वो माटी वाली रहती हैं, वहां ऐसा कोई घर नहीं है, कोई किराएदार नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उस माटी वाली को न जानता हो। ठीक है, क्यों जानते थे सब उसको? क्योंकि पूरे शहर में माटी पहुंचाने वाली वही एक औरत थी। लोग उसके कनस्तर को अच्छी तरह से जानते थे। कोई और व्यक्ति नहीं था जो उसकी जगह माटी का काम करता हो। ठीक है, उसकी मिट्टी से ही हर घर में चूल्हे बनाए जाते थे। प्रतिदिन चूल्हा लीपने और साल 2 साल में घर की लिपाई करने के लिए सब लोगों को माटी चाहिए होती थी और ये माटी पहुंचाने का काम ये हर घर में माटी वाली करती थी। ठीक है, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उसका मुकाबला करने वाला कोई और नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए, गोबरी लिपाई गोबर और मिट्टी से की जाने वाली पुताई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। जो शहर है वहाँ उसके अंदर कहीं माटा खान क्या होता है? मिट्टी की खान, जहाँ से मिट्टी खोदकर निकाली जाती है।
भागीरथी और बिलांगना, दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। ठीक है, जो ये शहर है वो भागीरथी और बिलांगना नदी के तट पर बसा हुआ है और वहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली है, उससे चूल्हे चौकों की लिपाई नहीं की जा सकती। इसलिए शहर में अगर कोई नया किराएदार भी आता है और उसको अपने आंगन में और उसकी माटी के साथ देख लेता है तो वो भी उस माटी वाली का ग्राहक बन जाता है, अर्थात वो भी उससे माटी मंगवाने लग जाता है। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। ठीक है, सिर्फ लोग माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डीले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। ठीक है, रद्दी कपड़े को मोड़कर सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए वो कपड़े की एक गद्दी बना लेती थी और उस गद्दी के ऊपर वो अपना कनस्तर टिकाती थी। ठीक है, सिर पर जब बोझ रखा जाता है तो उसके नीचे कपड़े का एक बना लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, डिल्ला। ठीक है, उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, डिल्ला। और उसके ऊपर वो अपना कनस्तर रखती थी। इसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है, इसलिए वो अपने कनस्तर के ढक्कन को हटा देती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने क्या कहा उससे, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। क्या कह रही थी वो छोटी लड़की कि मेरी माँ ने भी आपको बुलाया है, हमारे घर में आप आ जाना। तो माटी वाली ने जवाब दिया, हाँ अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। माटी वाली किसी घर में गई है और उस घर की मालकिन ने उसको आंगन में उड़ेल देने के लिए बोल दिया मिट्टी को। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। टाइम मतलब समय पर आई है, कि तू बहुत भाग्यवान है, हमारे घर में चाय बन रही थी उस समय तुम आई हो। भाग्यवान आए खाते वक्त, कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब घर पर खाने के समय आए तो वह भाग्यवान होता है, अच्छी किस्मत वाला होता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। वह मालकिन अपनी रसोई में गई और उसको 2 रोटियां दे दी। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। तो क्यों नहीं था माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त? क्योंकि माटी वाली को माटी लाने से कभी भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वह दिन भर नगर के घरों में मिट्टी पहुंचाने के काम में व्यस्त रहती थी। ठीक है, और इसी दौड़ धूप के कारण उसको अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता था। ठीक है, घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। ठीक है, जैसे ही घर की मालकिन अंदर गई तो माटी वाली ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने देखा कि नहीं, वह तो अकेली ही है, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फ़ौरन मतलब तुरंत या जल्दी अपने सिर पर धरे यानी रखे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों की हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया।
जो उसने कपड़े की वो ढीला बना रखा था उसको खोला और सीधा कर दिया। फिर एक हरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ठीक है, तो माटी वाली ने वो एक रोटी क्यों छिपाई? माटी वाली ने वो एक रोटी अपने पति के लिए छिपाई थी और एक रोटी वह खुद खा लेगी। ठीक है, तो मालकिन ने चाय का गिलास उसको दे दिया। ले सदा बासी साग कुछ है अभी नहीं, कहा कि अभी सब्जी वगैरह कुछ बची हुई नहीं है, इसी चाय के साथ निगल जा, मतलब इसी चाय के साथ तुम रोटी खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे वो चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, कि चाय ही बहुत अच्छा साग लगती है जब आदमी भूखा होता है। ठीक है, चाय ही सब्जी का काम करती है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। ठीक है, मालकिन ने क्या कहा कि चाय भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है, सब्जी की तरह होती है। भूख मीठी की भोजन मीठा, तो भूख मीठी की भोजन मीठा, इसके द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है कि भोजन मीठा या स्वाद नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण ही मीठा या स्वाद लगता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो उसे रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे सूखी हो या साग के साथ फिर चाय के साथ हो, वह मीठी या स्वाद तो भूख के कारण ही लगती है। ठीक है, तो इस तथ्य या इस लाइन का क्या मतलब है कि भूख के कारण ही रोटी अच्छी व स्वाद लगती है। ठीक है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। जिस गिलास में उसने चाय दी थी उसको देखकर बुढ़िया ने क्या कहा कि तुमने आज तक पीतल के इन गिलासों को संभाल कर रखा है, पूरे बाजार में और किसी घर में आज तक मैंने ये गिलास नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं? मतलब जब भी माटी वाली किसी के घर में माटी डालने के लिए जाती थी तो सब व्यक्ति उसको चाय या रोटी दे दिया करते थे। तो इसी कारण कहती है कि आज तक पीतल के गिलास में किसी ने चाय नहीं दी है, मैंने किसी के घर में पीतल के बर्तन नहीं देखे हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हराम के भाव मतलब सस्ते दामों पर। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा किए होंगे। तो यहाँ वो मालकिन क्या कहना चाहती है कि उसे अपने पुरखों की सब चीज़ों के प्रति मोह है, प्रेम है। पुरख मतलब पूर्वज। ठीक है, न जाने उसके पुरखों ने कितनी मेहनत से पेट काट कर ये चीज़ें बनाई होंगी, इसलिए उन चीज़ों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, उन्हें सस्ते दामों पर बेचना उचित नहीं है। ठीक है, और इन बातों के कारण मालकिन की बातों में क्या सच्चाई झलक रही है। हमें अपने पूर्वजों की निशानियों को बचा कर रखना चाहिए। यह मोह या यह प्रेम हम अपने जीवन से बढ़कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी
जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। तो मालकिन क्या समझाती है उसको पीतल के गिलास के बारे में कि पूर्वजों ने जो चीज़ें अपना पेट काट काट कर यानी अपनी इच्छाओं को मारकर खरीदी होंगी, उन चीज़ों की हमारे नज़र में कोई कीमत नहीं रह जाती है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन ने क्या कहा कि पीतल की अगर हम नई चीज़ खरीदते हैं तो बाज़ार में बहुत ऊंचे दाम लगते हैं, लेकिन जो ये व्यापारी हैं वो हमारे घरों से पुराने बर्तनों को हराम के भाव यानी बहुत सस्ते दामों पर ले जाते हैं। ठीक है, इसी कारण कौन से कारण से कि अब आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उनके मन में इन पुराने बर्तनों के प्रति कोई मोह नहीं है, कोई कीमत नहीं है उनकी नज़रों में, और उनको वो बेच देते हैं। इसी कारण से कांसे के बर्तन भी लगभग घरों से गायब हो गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ मालकिन ने समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने पूर्वजों की सभी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, उन्हें ऐसे ही नहीं बेच देना चाहिए, उनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मालकिन का अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाई देता है।